विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, जो संचित पदार्थ है। तो उसमें हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, अर्थात CHO से बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें CHO का जो अनुपात है वो 1:2:1। तो इसका अगर हम एक सामान्य सूत्र बनाएं तो CH2O कोष्टक n, इससे अपन लिख सकते हैं। यहाँ n की जगह अपन 3, 4, 5 जो भी लिखें तो इससे गुणा होके कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट को अगर जब अपन कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं तो इसको हम कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे, ओलिगोसेकेराइड पढ़ेंगे और पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। दूसरों हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड, जो दूसरा है वो ओलिगोसेकेराइड है। तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड में दो शब्दों से बना है, जैसे मोनो और सेकेराइड। मोनो का मतलब हो गया एक, और सेकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शर्करा या शुगर। तो सेकेराइड का मतलब शुगर ही होता है। तो शुगर की एक इकाई, अर्थात ये सबसे सरल या सबसे जो आधारभूत शर्करा के अणु होते हैं वो होते हैं मोनोसेकेराइड। अर्थात इनसे जो नीचे सरलतम रचना वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाएंगे। तो ये सबसे सरल रचना वाले हो गए। इस कारण इनका जो एक अणु है वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। क्योंकि ये सबसे सरल रचना वाले हैं तो इनका जलीय अपघटन आगे नहीं होगा। ये स्वाद में मीठे रहेंगे और पानी में घुलनशील तथा जल में घुलनशील रहेंगे। इनका अगर हम मुख्यतः सूत्र देखें तो इसको CnH2n कोष्टक n भी लिख सकते हैं, या इसको CH2ON भी इसको लिखा जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला, ये मुख्यतः मोनोसेकेराइड के लिए लागू होता है। फिर अपन जैसे ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे तो जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो उनका संघनन होता है और उनमें पानी का अणु बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पर ये सूत्र है वो चेंज हो जाएगा, ये सूत्र लागू नहीं होगा। तो मोनोसेकेराइड कौन होते हैं, अगर हम जो n है इस n का मान अपन 3 से 7 तक रख दें तो वो सभी इकाइयाँ हैं वो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आती है। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उसमें दो तरह के क्रियात्मक समूह होते हैं। उसमें दो हमने पढ़ा था कि एक तो एल्डिहाइड समूह जिसको CHO समूह कहते हैं, इसको एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट ये हो सकता है जिसमें कीटोन समूह हो सकता है। तो अगर जिसमें एल्डिहाइड है उनको तो हम कहेंगे एल्डोजेज, और जिनमें कीटोन समूह होगा, कीटोनिक समूह होगा, उनको हम कीटोजेज कहते हैं। इनका सामान्य फॉर्मूला जैसे हमने CnH2ON लिखा, अब हम n की जगह 3 से 7 तक रखकर हम मोनोसेकेराइड बना कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, अर्थात n बराबर हम कार्बन परमाणु मान लें, 3 से लेकर 7 तक रख दें। तो 3 से 7 का मतलब हो गया 5 तरह के ये मोनोसेकेराइड हो गए। तो अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो जब n का मान 3 रखें तो 3 को अपन कहते हैं ट्राई। तो इस कारण ये ट्रायोज, हमें ये ध्यान रखना है कि इनके अंत में ओज लगाना है। ये जो मोनोसेकेराइड हैं इनको अंत में ओज लगा के मोनोसेकेराइड बना लेंगे। तो ट्राई के पीछे ओज लगा तो ट्रायोज हो गया। तो n बराबर जब 3 रखते हैं तो ये ट्रायोज बन गया। इसका आपको उदाहरण याद रखना है, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत आएंगे ये दोनों। तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड है नाम से स्पष्ट है, एल्डिहाइड समूह होता है इसमें, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है उसके अंदर कीटोन समूह होता है। हालांकि दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है लेकिन इनकी संरचना है वो, अर्थात इनमें क्रियात्मक समूह अलग होने के कारण इनको एसीटोन और इसको एल्डिहाइड अपन एल्डोजेज और इसको कीटोजेज कहेंगे। अगर हम n का मान 4 रखें तो उसको कहेंगे टेट्रा, 4 को कहते हैं अपन टेट्रा, तो इसको कह देंगे टेट्रोज। और इसका उदाहरण याद रखेंगे अपन इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। जो इरिथ्रोज होता है उसमें तो होता है एल्डिहाइड समूह है, और जो इरिथ्रोलोज होता है उसमें कीटोन समूह होता है। तो बस इतना ही फर्क है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। ये इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या 4 होती है। तो ये उदाहरण में याद रखने हैं। नेक्स्ट अपन देखें कि 5, n बराबर 5 रख दे तो 5 का मतलब होता है पेंटा। तो पेंटा के पीछे ओज लगा देंगे तो ये हो जाएगा पेंटोज।
तो पेंटोज इसमें इसके उदाहरण है, जैसे राइबोज है, डिओक्सी राइबोज है, राइबुलोज है, जाइलोज है, अरेबिनोज है, ये सारी पेंटोज शर्कराओं के उदाहरण है। ये जो राइबोज है इसमें जैसे एल्डेहाइड समूह होता है और इसी का एक समकक्ष है राइबुलोज, इसमें कीटोनिक समूह होता है। तो राइबोज में तो एल्डेहाइड समूह है और राइबुलोज में कीटोनिक समूह होता है। इसी तरह से डिओक्सी राइबोज, जाइलोज, अरेबिनोज ये भी 5 कार्बन वाली पेंटोज मोनोसेकेराइड शर्कराएं होती है। ये जो अरेबिनोज है ये हमारे जो बबूल का गोंद आता है, गोंद गम अरेबिक, उस बबूल के गेंद में ओरिजिनली या नेचुरली ये पाई जाती है अरेबिनोज। अगर एन का मान अपन 6 रख दें, 6 रखें, तो 6 को हम कहते हैं हेक्सा, तो ये बन जाती है हेक्सा के पीछे ओज लगाएं तो हेक्सोज बन गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शर्कराएं हैं हेक्सोज। ये हेक्सोज हम प्रमुख मोनोसेकेराइड शर्कराएं होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा हमारे काम में आते हैं, हम इनको काम में लेते हैं। जो हेक्सोज होती है वो है जैसे सब बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और एक शर्करा और है जैसे मेनोज है। तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह होता है। फ्रक्टोज में फ़र्क है कि इसमें कीटोन समूह होता है, तो दोनों में ये फ़र्क हो गया क्रियात्मक समूह का। ये जो गैलेक्टोज होती है ये भी बिल्कुल ग्लूकोज के समान ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो OH एल्कोहलिक समूह होता है उसकी स्थिति में फ़र्क होता है। तो स्थिति में फ़र्क होने के कारण ये अणुसूत्र तो ग्लूकोज के समान होता है, लेकिन OH की स्थिति के कारण इसको गैलेक्टोज नाम दिया गया है। एक शर्करा और है हेक्सोज शर्करा जिसका नाम है मेनोज। ये मेनोज है वो लकड़ी के अंदर पाई जाती है और अंडे की जो एल्बुमिन होती है उसके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आ रही है जिसको बहुत ध्यान रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जो ग्लूकोज होती है ये एक्सोज शर्करा है, ध्यान रखना एक्सोज शर्कराएँ जो सबसे प्रमुख है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज। ये मेनोज तो जैसे कम मात्रा में होती है लेकिन ये 3 है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जो ग्लूकोज है उसको हम ग्रेप शुगर यानी अंगूर की शर्करा, ब्लड शुगर यानी हमारे ब्लड के अंदर ये जब भोजन अवशोषित होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है अंत में, तो ग्लूकोज का तो इसको ग्रेप शुगर और या ब्लड शुगर जो हमारे ब्लड में रहती है, और इसको डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए ग्लूकोज के, ग्रेप शुगर, या ब्लड शुगर और डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज शुगर को डी ग्लूकोज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम दवाइयों में जब अपन को ड्रिप चढ़ाई जाती है तो उसमें डेक्सट्रोज शुगर या ग्लूकोज का यूज किया जाता है। इस कारण ये डी ग्लूकोज जो है, ये जो डी ग्लूकोज, ये डी इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर इसमें से प्रकाश को गुजारें तो ये प्रकाश को दाईं तरफ यानी राइट साइड में घुमा देती है। प्रकाश का जो प्लेन होता है उसको राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज ये घुमाने का काम करती है, इस कारण इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। ये जो फ्रक्टोज है ये फ्रक्टोज, इसको नाम फ्रक्टोज अपन फ्रूट से याद रखें तो ये इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और इसका नाम एक लेविलोज शर्करा भी है। लेविलोज का मतलब होता है ये अगर इसमें से प्रकाश को गुजारें तो ये प्रकाश का जो बीम है उसको लेफ्ट साइड में घुमा देती है, इस कारण इसको अपन लेविलोज भी कहते हैं। ये प्रकाश के स्तंभ को लेफ्ट साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज की रूप में घुमाने का काम करती है, इस कारण इसको लेविलोज कहा जाता है। ये जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठा मोनोसेकेराइड है और सबसे मीठा लगता है क्योंकि फ्रूट के अंदर है तो सबसे मीठा मोनोसेकेराइड्स होता है। हमने ग्लूकोज भी जैसे पानी में घोल कर पीते हैं तो वो मीठा तो होता है लेकिन फ्रक्टोज इतना मीठा नहीं होता है। तीसरा इसमें गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज हमारे दूध में पाई जाती है और इस कारण इसको मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, और इसी के कारण है वो दूध जब अपन पीते हैं तो हल्का मीठा लगता है, वो गैलेक्टोज के कारण या लैक्टोज के कारण होता है। अगर हम इसकी एन की जगह 7 रख दें तो 7 का मतलब हेप्टो गया, तो हेप्टोज शर्कराएँ बनती है, जैसे इसका एक उदाहरण है हेप्टुलोज। तो ये हमारी कुछ मोनोसेकेराइड इकाइयाँ थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो, इसमें 2 शब्द है, जैसे एक तो है इसके अंदर ओलिगो, तो ओलिगो का मतलब होता है ए फ्यू
या कुछ, और सेकेराइड का मतलब हमने अभी पढ़ा था कि सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। तो इसमें कुछ शुगर होती है, अर्थात मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ होती है, और वो कितनी होती है, 2 से 10 तक की मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जब मिल जाती है तो ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं। जैसे अपन हेक्सोज की बात करें, C6H12 या H12O6, इसी तरह से दूसरी एक इकाई है C6H12O6। तो जब ये दोनों जुड़ती है तो इनमें बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, एक ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, अर्थात वो बंध वो कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, और यहाँ पर है वो ओलिगोसेकेराइड्स बन जाते हैं। जैसे 2 जुड़ी है तो यहाँ पर बन जाएगी डाइसेकेराइड, अगर 3 जुड़ेगी तो ट्राई बन जाएगी, 4 जुड़ेगी तो टेट्रासेकेराइड बन जाएगी। अब जब ये डाइसेकेराइड जुड़ती है या बनती है तो होता क्या है कि जब 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो इनसे एक जलकाणु निकल जाता है। तो इसका सूत्र जैसे अपन इनको जोड़ें तो कार्बन की संख्या 12 होगी इसमें, और हाइड्रोजन की जैसे 12 और 12 24 है, तो 24 में से 2 निकाल देंगे तो ये हो जाएगी H22, और ऑक्सीजन की 6 और 6 12 है, 12 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएंगे 11। तो इस तरह से C12H22O11 ये डाइसेकेराइड का सूत्र हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फॉर्मूले का मोनोसेकेराइड का पालन नहीं करेगा, इसमें H2O निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी ये मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जुड़ती जाएगी उनमें H2O निकलता जाएगा, और उसी जितनी इकाइयाँ जुड़ेगी उसका नाम उसी अनुसार हो जाएगा। तो जब मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जुड़ती है तो उसमें होता है संघनन। संघनन में क्या निकलता है, H2O के अणु निकलते हैं, तो ये ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। अब इनका भी जलीय अपघटन आसानी से हो सकता है। अगर हम इनका अपघटन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, इनसे मोनोसेकेराइड बन जाते हैं। ये जल में आसानी से घुलनशील है, ये घुल जाते हैं, और स्वाद में ये भी मीठे होते हैं। अब मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर, जैसे मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर हम एक मोनोसेकेराइड 2 जुड़ सकती है, 2 की जगह 3 जुड़ सकती है, 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जुड़ सकती है, 5 जुड़ सकती है। तो जितनी इकाइयाँ जुड़ेगी उसका नाम उसी के आधार पर दे दिया जाता है। जैसे डाइसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड का मतलब है डाई यानी 2, डाई का मतलब हो गया 2, और सेकेराइड मतलब मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ। तो 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ जब जुड़ती है तो डाइसेकेराइड बनते हैं। तो इनके बीच में से क्या निकल जाएगा, जलकणु निकल जाएगा। तो जो डाइसेकेराइड सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ट्रीहेलोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड्स होते हैं। अब हम जान रहे हैं कि ये डाइसेकेराइड है, इसका मतलब 2 मोनोसेकेराइड होंगे इनमें। तो अगर इनका अपन जलीय अपघटन करें तो इन सब का हम जलीय अपघटन करते हैं तो क्या क्या बनता है। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का जलीय अपघटन करते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। इससे क्या बनेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जबकि माल्टोज का अगर अपन जलीय अपघटन करें तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज बनेगा, यानी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ बनेगी इससे। और अगर अपन लैक्टोज का जलीय अपघटन करें तो इससे एक तो बनेगी ग्लूकोज की इकाई और एक बनेगी गैलेक्टोज। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सुक्रोज है, सुक्रोज के जलीय अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रही है। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी है ही, और कुछ मिट्टी ग्लूकोज है, तो सबसे मीठी डाइसेकेराइड कौन हो जाएगी, सुक्रोज हो जाएगी। ये सबसे मीठी है डाइसेकेराइड है वो सुक्रोज पाई जाएगी। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सुक्रोज है वो सबसे मीठी डाइसेकेराइड्स पाई जाती है। चलिए इसको आगे देखते हैं अपन। जैसे सुक्रोज है, इस सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा या केन शुगर। और ये सबसे मीठा डाइसेकेराइड है, सबसे मीठा डाइसेकेराइड हो गया। अर्थात इसको अपन सबसे ज़्यादा मीठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि गन्ने के जूस में पाई जाती है, इस कारण इसको केन शुगर या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। माल्टोज, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो ये जैसे ये माल्टोज मतलब है कि जैसे गेहूं के अंदर है या जौ के अंदर है, उनके अंदर ये पाई जाएगी, इस माल्ट शुगर कहते हैं, इसको माल्टोज कहते हैं। लैक्टोज
इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। जैसे हमने गैलेक्टोज को भी मिल्क शुगर कहा था, तो ये भी एक मिल्क शुगर है क्योंकि ये भी दूध में पाई जाती है। तो ये जैसे गेहूँ जो आदि के अंदर पाई जा रहा है और लैक्टोज वो मिल्क शुगर में पाई जा रही है। ये जो चौथी शर्करा है डाइसेक्राइड ट्रीहेलोज, ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके जो द्रव होता है हीमोलिम्फ, उस लिम्फोलिम्फ के अंदर ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा कीटों के हीमोलिम्फ में कौन सी शर्करा होती है, ट्रीहेलोज, ये इसके अंदर पाई जाती है। ये तो डाइसेक्राइड थे। अब डाइसेक्राइड्स के बाद में हम अगर इनको कहें कि ये ट्राइसेकेराइड कौन से होते हैं, तो ट्राइसेकेराइड्स, तो ट्राइसेकेराइड का मतलब हो गया, ट्राई का मतलब 3 हो गए, तो 3 मोनोमर जब मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो ट्राइसेकेराइड बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एक तो है रेफिनोज, और एक है रेबिनोज, ये इसके उदाहरण है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप रेफिनोज याद करना। ये जो रेफिनोज है, रेफिनोज, इसका अगर हम जलीय अपघटन करते हैं तो इससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये तीनों जो मोनोसेकेराइड की हेक्सोज इकाइयाँ हैं वो प्राप्त हो जाती है अपन को। तो एक इम्पोर्टेंट शर्करा है ये रेफिनोज, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों मोनोमर या मोनोसेकेराइड्स पाई जाती है। ये जो रेफिनोज है ये मुख्यतः जैसे चुकंदर के अंदर पाया जाता है, ये जो कॉटन सीड होते हैं बिनोला उसके अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारी जो बीन्स होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण शर्करा है रेफिनोज, जो कि एक ट्राइसेकेराइड है। देखो 1 2 3 तीन मोनोसेकेराइड की इकाइयों की बनी हुई है। तो इसका सूत्र अगर अपन लिखेंगे तो किस तरह सूत्र लिखेंगे, देखो इसमें एक जलकाणु तो यहाँ निकलेगा और एक जलकाणु यहाँ निकलेगा, तो C6H12O6, 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 उनमें से 2 जलकाणु निकाल देंगे तो इसका अणुसूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें, अगर 4 ले लें तो टेट्रासेकेराइड्स हो जाता है, टेट्रासेकेराइड्स, टेट्रा का मतलब हो गया 4, तो 4 मोनोमर की इकाइयाँ ले लें इस तरह से, तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया। और एक इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखना, स्कोरडोज। स्कोरडोज एक शर्करा है जो टेट्रासेकेराइड के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी 5 इकाइयाँ ले लें, या 5 इकाइयाँ इसकी ले लें, तो इसमें पेंटासेकेराइड्स बनते हैं। पेंटा का मतलब हो गया 5, तो जैसे 5 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ ले लें तो इसके बीच में ये एक बंध बन गए, और इसका एक एग्जाम्पल है वर्बेकोज, वर्बेकोज, तो इसको अपन वर्बेकोज भी कहते हैं। तो ये एक पेंटासेकेराइड का उदाहरण है। तो मुख्यतः जैसे भी पेंटासेकेराइड जिसके अंदर हमें नॉर्मली डिफाइन किया गया है। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है नोट कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, वह जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, इसमें 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो ये इनको मुख्यतः शर्कराएं या शुगर कहते हैं। ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, तो इनको शर्कराएं कहेंगे, और ये क्रिस्टलीय रूप में पाए जाएंगे। ध्यान रखिए, क्रिस्टलीय रूप में पाए जाएंगे, क्रिस्टल में, जैसे अपन चीनी के क्रिस्टल देखते हैं तो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, ये इसकी विशेषता है। शर्कराएं कहलाती है और ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं तीसरा, जो अंतिम है जो हमारे शर्करा है, उसको अपन कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तीसरी शर्करा हमारी हो गई पॉलीसेकेराइड्स। देखो पॉली का मतलब हो गया बहुत सारी, तो बहुत सारी मोनोमर की इकाइयाँ, बहुत सारी मोनोमर की इकाइयाँ मिलकर इसका निर्माण होता है। लगभग ये 10 या 10 से अधिक, और ये हज़ारों की संख्या में हो सकती है, जैसे 10,000 तक भी ये पाई देखी गई है।
10 से लेकर 10,000 तक की मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ मिलकर इसका निर्माण करती है, और इन सब के आपस में ये जुड़ती जाती है और आपस में जुड़ती जाती है और इनका संघनन होता जाता है, और संघनन होने से ये पॉलीसेकेराइड इकाइयाँ बनती जाती है। ये जो पॉलीसेकेराइड है इनको प्राय इनका एक नाम है ग्लाइकेन भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी ग्लाइकेन शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप उसको मान लेना कि वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। इनकी विशेषता होती है कि ये जल में अघुलनशील है। ये इतने लंबी लंबी श्रृंखला वाले होते हैं कि ये जल में घुलते नहीं हैं, तथा इनका कोई स्वाद नहीं है, ये स्वादहीन होते हैं। विशेषता इनके जल में अघुलनशील होते हैं और स्वाद रहित होते हैं। इनका पाउडरी रूप होता है, अर्थात ये अक्रिस्टलीय होते हैं, अतः इन्हें अशर्कराएँ भी कहते हैं। ये क्रिस्टलीय नहीं है, इसके अशर्कराएँ, इनको नॉन शुगर भी कहते हैं, नॉन शुगर भी कहते हैं। तो नॉन शुगर हम पॉलीसेकेराइड को कहते हैं। अब इनका जो जलीय अपघटन है, तो इनको जैसे अगर अपन अलग अलग भागों में बांटे तो इनको जलीय अपघटन के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। अब वो कौन सा, एक तो जैसे सरल, बिल्कुल सरल है, मतलब इनका जल अपघटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जलीय अपघटन के आधार पर सरल, अर्थात इनका जलीय अपघटन हो सकता है, तो इसलिए सरल है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं स्टार्च एक है, जैसे ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च। कई बार एक प्रश्न आता है, ये एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। इसके अलावा हम काइटिन, जैसे एक जेली होती है अगार जेली, एक जैसे डेक्स्ट्रीन है। इसके अलावा जैसे इनुलिन है। एक अम्ल आता है हाई एल्यूरोनिक एसिड, ये है। तो ये प्रमुख है वो सरल प्रकार के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। दूसरा होता है जो जटिल होता है। जटिल का मतलब ये है कि इनका जलीय अपघटन नहीं होता, जलीय अपघटन नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है सेल्यूलोज है, वो ऐसी एक जटिल पॉलीसेकेराइड है जिनका जलीय अपघटन नहीं होता है। इनको रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जलीय अपघटन के आधार पर भी हमने इनको दो भागों में बांट दिया है, सरल जटिल। लेकिन रासायनिक संरचना कि क्या ये केवल मोनोसेकेराइड की इकाइयों से बने हुए हैं या मोनोसेकेराइड के अलावा इनके साथ कोई और कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो इनको हम अगर केवल मोनोसेकेराइड की इकाइयों को बने तो उनको होमो कह देंगे। अगर इनके साथ कोई कार्बनिक या अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ जुड़ा रहेगा तो उनको हीट्रो कह देंगे। तो इनको दो भागों में बांट दिया हमने रासायनिक संरचना के आधार पर। एक को तो हम कहते हैं होमो पॉलीसेकेराइड्स, होमो यानी समान। तो समान इसमें क्या होता है, ये केवल और केवल मोनोसेकेराइड्स से बने होते हैं और कुछ भी इनके अलावा, इनके अतिरिक्त कुछ भी इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, केवल मोनोसेकेराइड की इकाइयों के बने होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं अपन ये स्टार्च एक मोनोसेकेराइड है जो कि केवल और केवल ग्लूकोज का बना हुआ है। तो ये एक ग्लूकोज का बहुलक है। और अगर हमें इसकी स्टार्च की कैसे पता लगाएं, तो इसके आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये नीला रंग देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टार्च इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जैसे आलू है, आलू चावल है, तो इनके अंदर ये, इसके अलावा जैसे गेहूँ है, तो इनमें भरपूर स्टार्च पाया जाता है।
इसके दूसरा हमने देखा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हमने कहा एनिमल स्टार्च। ये जो स्टार्च होता है ये पादपों में बनता है, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल में बनता है। स्टार्च की तरह ही होता है, बिल्कुल स्टार्च के समान होता है, इस कारण इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। जंतुओं के अंदर ये कहाँ होता है? ये जंतुओं के अंदर लीवर और जो मसल्स होती है उसके अंदर ये बनता है, वहाँ पर जमा होता है। एनिमल स्टार्च कहते हैं इसको। इसका लीवर और मसल्स में इसका संग्रहण होता है, वहाँ पर ये जमा हुआ होता है। अगर इस ग्लाइकोजन हमारे पेशियों में होता है, इसका पता कैसे लगाएं? तो अगर आयोडीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये गहरा लाल रंग देगा, गहरा लाल रंग प्रदान करेगा। अगर हम थोड़ा सा लीवर में से पोर्शन लेकर उसके आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो अगर गहरा लाल रंग दिखाई देता है तो इसका मतलब वहाँ पर ग्लाइकोजन जमा हुआ है। इसके अलावा जो सेल्यूलोज होता है वो भी एक होमोसेकेराइड होता है। ये भी ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज से बना हुआ है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा इनुलिन। ये इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है, फ्रक्टोज का बहुलक। और जो सल्क कंद होते हैं, सल्क कंद, उनमें ये जैसे प्याज वगैरह है तो उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। इसके अलावा जैसे एक ये मेनान भी होता है, मेनान, तो ये मेनोज का बहुलक होता है, मेनोज का बहुलक है। तो इस तरह से ये हैं कुछ होमोसेक्राइड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ जो केवल मोनोसेक्राइड से मिलकर बने नहीं होते हैं, इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जा सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स। तो जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनमें क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स तो होते ही होते हैं, के अलावा अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ हो सकता है या अकार्बनिक पदार्थ जुड़ा होता है। मतलब 100% ये मोनोसेकेराइड से नहीं बने होते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण है काइटिन। तो काइटिन है वो एक NaM, जिसको अपन कहते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसमाइन का ये बहुलक होता है, सॉरी NaG ग्लूकोसमाइन। तो इसको अपन बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसमाइन, इसका ये बना हुआ होता है। इसी तरह से इसका उदाहरण है एक जैसे अगार। तो ये जो अगार है ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। तो इनमें भी समुद्री शैवालों से प्राप्त, तो ये भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। ये इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा जैसे एक हिपेरिन है जो कि लीवर में भी बनता है। तो जो ये हिपेरिन है ये भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है। तो इसमें लीवर क्या करता है? लीवर कुछ इस पर प्रोटीनिक पार्ट को भी जोड़ देता है, तो इस कारण ये एक प्रोटीनिक पार्ट भी वहाँ पर बन जाता है। तो लीवर हमने पढ़ा था कि लीवर हिपेरिन का एक प्रोटीनिक पार्ट का, हिपेरिन के प्रोटीनिक पार्ट का निर्माण हिपेरिन लीवर करता है। तो हिपेरिन एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा जो एक अम्ल है हाइएलुरोनिक अम्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेकेराइड है। ये जो हाइएलुरोनिक अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है? देखो हमारे जॉइंट्स के अंदर मिलता है ये, और ये मिलेगा जो फीमेल एग है, फीमेल का अंडा है, उस अंडे के चारों ओर मिलेगा। चारों जो अंडा है उसकी जो फॉलिकल कोशिकाएं होंगी, फॉलिकल के सेल, उन सेल्स को ये जोड़े हुए रखेगा। तो यहाँ पर हाइलुरोनिक अम्ल बनेगा और शुक्राणु इसको आकर गलाएगा, एक एंजाइम छोड़ेगा हाइलुरोनिडेज, उसकी सहायता से इसको हट जाएगा ये। इसके अलावा जैसे गम है, गोंद है, वह म्यूसिलेज जो होता है, म्यूसिलेज, ये भी हेटेरोपॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। इसके अलावा कुछ पेक्टिन्स जो कि जैसे एप्पल के अंदर पाए जाते हैं,
और नींबू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पेक्टिन्स भी हेट्रोपोलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। तो ये हमने केवल कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, या हमने पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड पढ़े हैं। तो कुछ शर्कराओं के बारे में देख लेते हैं कि इन शर्कराओं को क्या कहते हैं। तो ये अपने कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण, जैसे ग्लूकोज को हमने क्या कहा था, इसको हमने ग्रेप शुगर कहा, या हमने इसको कहा ब्लड शुगर, या हमने इसको कहा डेक्सट्रोज भी कहा। फिर हमने एक पढ़ी फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को हमने क्या कहा, फ्रूट शुगर कहा, या हमने इसको कहा ल्यूलोज भी कहा। फिर हमने एक शर्करा पढ़ी गेलेक्टोज, तो गेलेक्टोज को हमने मिल्क शुगर कहा, मिल्क शुगर कह दिया हमने इसको। इसके बाद हमने पढ़ा था सुक्रोज, तो ये सुक्रोज है, इसको हमने केन शुगर कहा, सुक्रोज को पढ़ने के साथ हमने एक शर्करा पढ़ी लैक्टोज, इस लैक्टोज को हमने मिल्क शुगर कहा। फिर मिल्क शुगर, ये भी दूध में पाई जाती है। और पढ़ा हमने स्टार्च, ये जो स्टार्च है ये पादपों में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है, ये याद रखिएगा, संचित कार्बोहाइड्रेट। और इसी का एक समकक्ष है जो ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं में संचित रहता है, और ये चूँकि स्टार्च के समान होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्योंकि ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है, और ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है, तो दोनों ग्लूकोज से बने हुए हैं। तो ये जंतुओं में बनता है और ये पादपों में बनता है। इसके अलावा हमने एक शर्करा ली थी माल्टोज, तो माल्टोज को हमने माल्ट शुगर कहा है। और हमने शुगर्स की शर्करा को कहा हमने मोनोसेकेराइड्स को, मोनोसेकेराइड प्लस ओलिगोसेकेराइड्स को हमने शुगर कहा। और हमने नॉन शुगर किसको कहा, पॉलीसेकेराइड्स को कहा। तो ये हमारे प्रमुख कार्बोहाइड्रेट हो गए। नेक्स्ट अपन कार्य देख लेते हैं कि अपने इसके कार्य क्या है, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य देखो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं, और सेलुलोज से हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति बनती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोलाइसिस के भाग कौन है, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन। ये अपने ट्रायोज पढ़ेंगे जब ग्लाइकोलाइसिस किसका भाग है, श्वसन का एक पार्ट है, तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीसीटोन ये बनते हैं। राइबोज और डिऑक्सी राइबोज शर्कराएँ हैं, वो आरएनए, डीएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी इनका सबका निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो अरेबिनोज है वो गम अरेबिक बनाता है, जो केसिया जो प्लांट होता है उस केसिया की गोंद में पाया जाता है। हाइलुरोनिक अम्ल जो पढ़ा हमने स्नेक का कार्य करता है। ये स्नेक जो हमारे जॉइंट होते हैं उस जॉइंट के अंदर पाया जाता है और उसमें स्मूथ देता है, उसको चिकनापन देता है। और दूसरा इसका हमने कार्य लिखा था, ये हमारे जो फीमेल जो अंडा होता है उसके चारों ओर इकट्ठा रहता है, उसके सुरक्षा का काम करता है। ये पेरिन है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है तथा रक्त को हमारे शरीर में जमने से बचाता है। इसके अलावा कुछ काम हुए कि प्लांट सेल में स्टार्च भरा रहता है या स्टोर रहता है, और एनिमल सेल के अंदर जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। एक प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, तो जंतु स्टार्च तो ग्लाइकोजन को कहेंगे, और पादप स्टार्च जो पादप होगा स्टार्च उसको स्टार्च ही कहेंगे अपन। प्रोक्रिएट्स होते हैं उसमें डेक्स्ट्रिन संचित भोजन के रूप में संचित रहता है। जो प्रोक्रिएट होते हैं उनमें डेक्स्ट्रिन पाया जाता है। ये जो एक पॉलीसेकेराइड और कॉन्ड्राइटिन, ये कार्टिलेज टेंडन्स होते हैं जो लिगामेंट्स होते हैं, और उनको बल और इलास्टिसिटी
प्रदान करता है, अर्थात उनको सामर्थ्य यानी सहारा, सपोर्ट और इलास्टिसिटी रचना प्रदान करता है। इनुलिन एक प्रकार का, इनुलिन हमने पढ़ा था कि इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो पाचन सुधार, मधुमेह कंट्रोल और वजन घटाने में सहायक है। ये प्लांट्स में पाया जाता है और मुख्यतः चिकोरी पादप से निकाला जाता है, जो एक कासनी पादप होता है जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं, चारे के लिए काम में लिया जाता है। उस कासनी पादप से ये मुख्य रूप से इनुलिन निकाला जाता है। इनुलिन, ये इनुलिन वहाँ से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिए, इनुलिन है वो मधुमेह के कंट्रोल में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कासनी जैसे पादप आते हैं चौड़ी पत्ती वाले, चाहे एक साधारण गोभी जैसा प्लांट आता है या कासनी आती है, तो अगर इनका सेवन किया जाए तो मधुमेह काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो सकता है। ये जो विटामिन सी है ये भी शर्करा से बना हुआ एक अम्ल है। अगर विटामिन सी का अपन सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है C6H8O6। तो ये एक शर्करा से बना हुआ एसिड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी जो एस्कोर्बिक अम्ल होता है, एस्कोर्बिक एसिड जो होता है, ये एक शर्करा से बना हुआ एसिड है। तो हमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड में एक और देख लेते हैं कि हेटेरोपॉलीसेकेराइड का जो उदाहरण पढ़ा था उसमें हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, कॉन्ड्राइटिन। कॉन्ड्राइटिन ये भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है और ये हमारी उपास्थि के अंदर और जो टेंडन्स होते हैं, जो कंडराएँ होती है उनके अंदर पाया जाता है। ये हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह से आज हमने पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन किया है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो ये जैसे हमने बार ग्लूकोज को हमने ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज का, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर या लेवुलोज का, ग्लैक्टोज को मिल्क शुगर का, सुक्रोज को केन शुगर का, लैक्टोज को मिल्क शुगर का, स्टार्च को पादपों में संचित कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लाइकोजन को जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट या एनिमल स्टार्च कहते हैं, और माल्टोज को माल्ट शुगर का, शुगर को हम मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत रखते हैं। नॉन शुगर है वो पॉलीसेकेराइड होती है क्योंकि ये मिट्टी नहीं है।